वेलकम टू मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी। मैं आज आपके लिए खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से संबंधित जो लेसन नंबर 5 है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे पहले हमने एग्रीकल्चर का यानी कृषि से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन पढ़ा था। इसमें 100% कोई ना कुछ एक दो क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेंगे। और ऐसे ही हम आपको आज लेसन नंबर 5 है, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से संबंधित जो वीडियो रहेगा, और बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। एक एक महत्वपूर्ण पॉइंट को समझते हुए चलेंगे, क्योंकि ये थ्योरी के रूप में रहेगा था, आपको बोरिंग जरूर लगेगा, लेकिन एक ऐसा वीडियो है, एक ऐसा लेसन है जिसमें आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे। और एक एक पॉइंट को, क्योंकि थ्योरी इस वजह से पढ़ाते हैं क्योंकि आज के समय में ये पता नहीं चल पाता कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। और पूछा एनसीईआरटी ही बुक से जाता है, और ये एनसीईआरटी ही ज्योग्राफी क्लास 10th की लेसन नंबर 5 से है। और उसमें से एक एक लाइन जो है इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके लिए। तो आप बने रहिए और इस वीडियो में और देखिए पूरा वीडियो को। और आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक खनिज के बारे में समझ लेते हैं कि खनिज क्या है और तथा उससे ऊर्जा संसाधन कैसे होता है। तो सबसे पहले खनिज के बारे में हम लोग समझते हैं। खनिज के बारे में अगर हम लोग समझते हुए चलते हैं, तो एक छोटी सी स्टोरी है। एक अपने पिता और एक अपने बच्चे को एक खनिज के रूप में समझाते हैं। और जो बच्चा है वो अपने पिता से पूछती है कि ये कैसे और क्या होता है। तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एक हेवन है, अपने पिता के साथ दूर के गांव से गुवाहाटी आया है। यानी हेवन एक बच्चा है जो कि अपने पिता के साथ दूर से गांव एक गुवाहाटी आया है। वह लोगों को घरों जैसी अजीब चीज़ों से जाते देखता है। यानी वह लोगों को घरों जैसी यानी घर जैसी चीज़ है और उससे आते जाते देखता है, जो एक सड़क पर चलती है। वह एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते देखता है। यानी वह एक रसोई को भी बहुत से घरों के साथ जाते देखता है। और यह आश्चर्य से पूछता है कि अपने पिताजी से कि पिताजी, हमारा घर इस प्रकार क्यों नहीं चलता जैसा कि उसने गुवाहाटी में देखा। यानी उस बच्चे ने, हेवन जो होता है, वो अपने पिताजी से पूछता है। और क्योंकि उसने ये पूछा है कि जो गुवाहाटी में उसने देखा कि ऐसा हमारा घर क्यों नहीं चलता, तब उसके पिता ने उसे एक आंसर के रूप में एक उसे बताया कि यह घर नहीं है जो सड़क पर चलता है, वो एक घर नहीं है। ये घर जैसा दिखता जरूर है, बट ये घर नहीं है। ये बसें व गाड़ियां हैं। हमारे घरों की तरह ये ईंटों व पत्थरों से नहीं बनी है। इन्हें बनाने में लोहा, एल्युमिनियम जैसी धातुओं का प्रयोग किया गया है। यानी जो इसमें जो प्रयोग हुई है वो लोहा, एल्युमिनियम जैसी धातुओं का प्रयोग किया गया है। यह अपने आप नहीं चलते हैं, ये इंजन द्वारा चालित होते हैं, और इंजन को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। कहने का मतलब, एक पिता अपने बच्चे को समझा करके कहते हैं कि जो जिससे ये बना हुआ है वो एक लोहा और एल्युमिनियम से बना है, जो धातुएं हैं। और वो धातु एक खनिज के रूप में खनिज मानी जाती हैं। और उससे जो बनने वाली, जिससे वो इंजन चलता है, उसे हम ऊर्जा कहते हैं। इस प्रकार से खनिज तथा ऊर्जा से संबंधित इस लेसन को हम लोग आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग अब यहाँ से देखेंगे, हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगियों में धातु से बनी विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते हैं। क्या आप अपने घरों में प्रयोग की जाने वाली धातुओं से बनी सूची बना सकते हैं? और देखते हैं यहाँ पर। अब हम वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट रहेंगे उनको गहराई से समझेंगे, और बाकी को मैं स्पीड से आपको पढ़ते हुए समझाता हूँ। आपने पढ़ा कि भूपर्पटी यानी पृथ्वी की परपटी जो है, पृथ्वी की ऊपरी परत को हम लोग भूपर्पटी के नाम से जानते हैं। विभिन्न खनिजों के योग से बनी होती है। विभिन्न खनिजों के योग से बनी चट्टानों से निर्मित होती है। और यह खनिजों का उपयुक्त शोधन करके धातुएं निकाली जाती है। यानी जो हमारी भूपर्पटी है, ये चट्टानों या योग खनिजों के योग से बनी होती है, और इन खनिजों का उपयुक्त शोधन करके ही धातुएं निकाली जाती हैं। खनिज
हमारे जीवन के अति अनिवार्य भाग हैं। यानी जो खनिज हैं हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण इनका उपयोग है। लगभग हर चीज जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक छोटी सुई से लेकर एक बड़ी इमारत तक, या फिर चाहे वो एक जहाज ही क्यों ना हो, यह सभी जो है खनिजों से बने होते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं रेलवे लाइन व सड़क के पत्थर, हमारे औजार तथा मशीनें सभी किससे बनते हैं? खनिजों से बनते हैं। तो खनिज एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। कारें, बसें, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज आज सभी खनिजों से निर्मित हैं। और यह कहाँ से प्राप्त होती हैं? धरती से प्राप्त ऊर्जा के साधनों द्वारा चालित होती है। यानी जो खनिज होते हैं वो भी धरती से प्राप्त होते हैं, और धरती से प्राप्त ऊर्जा के जो साधन होते हैं उनसे यह जो सभी हैं वो चालित होते हैं। यहाँ तक कि भोजन में भी खनिज होते हैं, जैसे हम खाते हैं। मनुष्य ने विकास की सभी अवस्थाओं में अपनी जीविका तथा सजावट, त्योहार व धार्मिक अनुष्ठान के लिए भी खनिजों का ही प्रयोग किया है। अब मैं समझता हूँ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इनको हम लोग समझते हैं कि खनिज व दंत मंजन से एक उज्जवल मुस्कान, यानी दंत मंजन में खनिज का क्या महत्वपूर्ण योगदान है। और जैसा कि हम लोग देख पाते हैं कि दंत मंजन प्रत्येक व्यक्ति के लिए आज के समय में महत्वपूर्ण है, और मुझे लगता है कि छोटे से लेकर बड़े तक जो इसको करने लायक है सभी दंत मंजन को करते हैं। तो हम लोग अब पढ़ते हैं इसको कि दंत मंजन से क्या होता है? हमारे दांत साफ होते हैं। कुछ अपघर्षक खनिज, यानी अपघर्षक कुछ खनिज होते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं सिलिका, चूना पत्थर, जिसे हम लिमस्टोन कहते हैं, और एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो कि विभिन्न फास्फोट खनिज स्वच्छता में मदद करते हैं। यानी जब हम दांत अपने साफ करते हैं तो उनमें क्या किस किस की ज़रूरत पड़ती है? सिलिका, चूना पत्थर, एल्युमिनियम ऑक्साइड व विभिन्न फास्फोरेट खनिज जो हैं वो स्वच्छता में मदद करते हैं। महत्वपूर्ण और पॉइंट देख लेते हैं, जो कि फ्लूराइड। फ्लूराइड जो है वो क्या? फ्लूराइड प्रत्येक दंत मंजन में होता है, और फ्लूराइड का काम जो होता है वो दांतों को गलने से रोकता है। फ्लूराइड नामक खनिज से प्राप्त होता है। यानी जो फ्लूराइड जो है, फ्लूराइड जो है वो किस खनिज से मिलता है? वो मिलता है फ्लूओराइड से। यानी फ्लूराइड जो है वो जो दांतों को गलने से रोकता है वो खनिज मिलता है फ्लूओराइड से। अधिकतर दंतमंजन टिटनीस ऑक्साइड, यानी जो टिटेनियम ऑक्साइड है, दंतमंजन जो है वो टिटेनियम ऑक्साइड से सफ़ेद बनाए जाते हैं, जो कि र्यूटाइल, इल्मेनाइट तथा एनाटाइज नामक खनिजों से मिलते हैं। यानी जो टिटेनियम है, टिटेनियम से क्या होता है? मेरे दांत जो है वो सफ़ेद हो जाते हैं, एकदम चमक जाते हैं। तो उसमें किसका प्रयोग होता है? टिटेनियम ऑक्साइड का, जो किस खनिजों से मिलते हैं? र्यूटाइल, एल्मानाइट तथा एनाटेज नामक खनिजों से प्राप्त होते हैं। कुछ दंतमंजन जो चमक प्रदान करते हैं उनका कारण है, जैसे अभ्रक। अभ्रक से क्या होता है? चमक आती है। टूथब्रश व पेस्ट की ट्यूब पेट्रोलियम से प्राप्त प्लास्टिक से बनी होती है। यानी जो टूथब्रश होते हैं या जो ट्यूब पेस्ट होते हैं, पेस्ट वाले जो ट्यूब होते हैं, वो किससे बनती हैं? वो प्लास्टिक की बनी होती हैं। अब आप ये बताना है कि खनिज कहाँ पाए जाते हैं, इनको अब हम लोग पढ़ेंगे। ये हमारा महत्वपूर्ण एक पैराग्राफ के रूप में था, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। सभी सजीव वस्तुओं को खनिजों की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब जितनी भी सजीव चीज़ें होती हैं उनमें खनिजों की आवश्यकता होती है। कैसे? देखते हैं। खनिजों के बिना जीवन प्रक्रिया नहीं चल सकती। यद्यपि हमारे कुल पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% भाग ही खनिज है। यानी हमारे पौष्टिक उपभोग का केवल 0.3% ही भाग जो खनिज है, तथापि इतने महत्वपूर्ण और गुणकारी हैं कि इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग करने में असमर्थ होंगे। यानी
अगर हम देखें तो इनके बिना हम 99.7% भोज्य पदार्थों का उपयोग कर नहीं सकते हैं। आगे हम लोग अब पढ़ेंगे। अब देखते हैं कि खनिज क्या है। जैसा कि हम लोग समझ तो चुके ही हैं कि खनिज क्या है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा और समझ लेते हैं। भूवैज्ञानिक के अनुसार खनिज एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भूवैज्ञानिकों के अनुसार देखें तो खनिज क्या है, एक प्राकृतिक रूप से विद्यमान समरूप तत्व है जिसकी एक निश्चित आंतरिक संरचना है। खनिज प्रकृति में अनेक रूपों में पाए जाते हैं जिसमें कठोर हीरा व नरम चूना तथा नरम चूना तक सम्मिलित हैं। खनिज इतने विविध क्यों हैं? प्रश्न बनता है कि इतने प्रकार क्यों हैं, इतने विविध क्यों हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं। आप चट्टानों के विषय में पहले ही पढ़ चुके हैं कि चट्टानें खनिजों के समरूप तत्वों की यौगिक हैं। कुछ चट्टानें जैसे चूना पत्थर केवल एक ही खनिज से बनी होती हैं, लेकिन अधिकतर चट्टानें जो हैं विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का योग है। यानी जो चट्टानें हैं विभिन्न अनुपातों के अनेक खनिजों का चट्टानों का योग है। यद्यपि अगर हम देखें तो 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है। यानी अगर हम वर्तमान में देखें तो 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी है, लेकिन अधिकतर चट्टानें केवल कुछ ही खनिज कुछ ही खनिजों की बहुतायत है। यानी अगर हम देखें इन 2000 में से तो कुछ ही खनिजों की सबसे अधिकता पाई जाती है। आगे पढ़ते हैं कि एक खनिज विशेष जो निश्चित तत्वों का योग है। उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। यानी एक खनिज जो है विशेष निश्चित तत्वों का योग है और उन तत्वों का निर्माण उस समय के भौतिक व रासायनिक परिस्थितियों का परिणाम है। इसके फलस्वरूप ही खनिजों में विविध रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। भूवैज्ञानिक इन्हीं विशेषताओं के आधार पर खनिजों का वर्गीकरण करते हैं। यानी जो खनिजों का वर्गीकरण किया गया, विविध किया गया, तो वो किन किन रूपों से किया गया है? रंग, कठोरता, चमक, घनत्व तथा विविध क्रिस्टल पाए जाते हैं। इन रूपों से विविध प्रकार का विभाजन किया गया है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि भूगोलविदों व भूवैज्ञानिकों द्वारा खनिजों का अध्ययन। भूगोलविद स्थलाकृतियों की बेहतर जानकारी हेतु खनिजों का अध्ययन भूपृष्ठ के एक अंश के रूप में करते हैं। भूगोलविद्ता खनिज संसाधनों के वितरण व खनिजों से संबंधित आर्थिक क्रियाओं में ज़्यादा रुचि रखते हैं, परंतु एक भूवैज्ञानिक खनिजों के निर्माण की प्रक्रिया, इनकी आयु व खनिजों के भौतिक व रासायनिक संगठन से संबंधित विषयों की जानकारी रखते हैं। अब हम एक सामान्य वर्गीकरण देखते हैं कि सामान्य व वाणिज्यिक व्यापार उद्देश्य खनिज के निम्न वर्गीकृत किया जा सकता है। अगर हम देखें खनिजों का वर्गीकरण, जैसा कि आपको दिख पा रहा हो, थोड़ा हो सकता है बिलर हो, लेकिन बुक के अनुसार ही जैसे हम आपको समझा देते हैं। ये खनिजों का वर्गीकरण है, ये खनिज है। खनिज मुख्यतः टाइप हो सकते हैं जैसे धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज। यानी खनिज जो है वो 3 प्रकार के, धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा खनिज। धात्विक के अंतर्गत हमारे कौन से आते हैं? जैसे लौह धातु, जिसमें लौह का अंश हो, जैसे लौह अयस्क, मैग्नीज, निकल व कोबाल्ट। यानी धात्विक में भी कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। लौह धातु जिसमें लोहे का अंश हो, आलौह यानी जिसमें लोहे का अंश ना हो, जैसे तांबा, सीसा, जस्ता व बॉक्साइट। बहुमूल खनिज यानी धातुक में ही वो बहुमूल खनिज आते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि। तो इस प्रकार से ये जो है वो धातुक हैं, 3 प्रकार: लौह धातु, आलौह और बहुमूल। अब बात करते हैं अधातु। अधातुक में हमारे कौन से आते हैं? जैसे अभ्रक, नमक, पोटास, सल्फर, चूना पत्थर, संगमरमर तथा बलुआ पत्थर। अब ऊर्जा खनिज में जैसे बात करते हैं कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस। इस प्रकार से खनिज 3 प्रकार: धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा खनिज। धात्विक में 3 टाइप्स: लौह, अलोह, बहुमूल। उसके बाद अधात्विक में अभ्रक, नमक और ऊर्जा खनिज में कोयला पत्थर।
अब आगे हम लोग पढ़ते हैं खनिजों की उपलब्धता, यानी ये कहाँ पाए जाते हैं, कैसे निकाले जा सकते हैं। सामान्यतः खनिज जो है अयस्कों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? सामान्यतः अयस्कों में पाए जाते हैं। किसी भी खनिज में अन्य अवयव तथा तत्वों के मिश्रण या संचयन हेतु अयस्क शब्द का प्रयोग किया जाता है। खनन का आर्थिक महत्व तभी है जब अयस्क में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। यानी खनन का आर्थिक महत्व कब है? जब अयस्कों में खनिजों का संचयन पर्याप्त मात्रा में हो। खनिजों के खनन की सुविधा इनके निर्माण व संरचना पर निर्भर है। खनन सुविधा इसके मूल को निर्धारित करती है, अतः हमारे लिए मुख्य शैलों समूह को समझना अत्यंत आवश्यक है। इनमें खनिज पाए जाते हैं। जैसे हम सब लोग सबसे पहले समझ लेते हैं, खनिज प्रायः निम्न शैलों के समूह से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आग्नेय तथा कायांतरित शैलों की चट्टानों में खनिज दरारों द्वारा, यानी आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों से जो खनिज की प्राप्ति होती है वो किस टाइप से होती है। आग्नेय तथा कायांतरित चट्टानों में खनिज दरारों, जोड़ों, भ्रंशों व विद्रों में मिलते हैं। छोटे जमाव सिराओं के रूप में बृहत जमाव परत के रूप में पाए जाते हैं। इनका निर्माण भी अधिकतर उस समय होता है जब ये तरल तथा गैसीय अवस्था के दरारों में के सहारे भूपृष्ठ की ओर धकेले जाते हैं। ऊपर आते हुए ठंडे होकर जम जाते हैं तथा मुख्य धात्विक खनिज जैसे जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा आदि इसी सिराओं के जमाव से प्राप्त होते हैं। यानी जस्ता, तांबा, जिंक और सीसा जो है आदि इस तरह की जो सिराएं हैं वो आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करते हैं अनेक खनिज अपसादी चट्टानों के अनेक खनिज संतरों या परतों में पाए जाते हैं। इनका निर्माण क्षैतिज परतों में निक्षेपण, संचयन व जमाव का परिणाम है। कोयला तथा कुछ अन्य प्रकार के लौह अयस्कों का निर्माण लंबी अवधि तक अत्यधिक ऊष्मा वह दबाव का परिणाम है। अपसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक व सोडियम सम्मिलित हैं। इनका निर्माण अगर देखें तो विशेषकर शुष्क प्रदेशों में बाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। यानी ऊष्मा व दबाव का परिणाम जो है अपसादी चट्टानों में दूसरी श्रेणी के खनिजों में जिप्सम, पोटास, नमक व सोडियम सम्मिलित है। इनका निर्माण विशेषकर शुष्क प्रदेशों में बाष्पीकरण के फलस्वरूप होता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं खनिजों का निर्माण एक अन्य विधि धरातली चट्टानों का अपघटन है। चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें रह जाती हैं। बॉक्साइट का निर्माण इसी प्रकार का होता है। यानी बॉक्साइट का निर्माण कैसे होता है? जो खनिज की निर्माण एक अनविविध धरातली चट्टानों का अपघटन होता है और चट्टानों के घुलनशील तत्वों के अपरदन के पश्चात अयस्क वाली अवशिष्ट चट्टानें जो रह जाती हैं वो बॉक्साइट निर्माण करती हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं घ नंबर, पहाड़ियों के आधार तथा घाटी तल के रेत में जलोढ़ जमाव के रूप में भी कुछ खनिज पाए जाते हैं। निक्षेप प्लेसर निक्षेप के नाम से जाने जाते हैं। इनमें प्रायः ऐसे खनिज होते हैं जो जल द्वारा घर्षित नहीं होते हैं। इन खनिजों में सोना, चांदी, टिन व प्लेटिनम जो है प्रमुख हैं। नेक्स्ट देखते हैं घ नंबर में, महासागरीय जल भी विशाल मात्रा में खनिज पाए जाते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश के व्यापक रूप से विस्तारित होने के कारण इनकी आर्थिक सार्थकता कम है। फिर भी सामान्य नमक, मैग्नीशियम तथा ब्रोमाइन ज्यादातर समुद्री जल से ही प्रगत होते हैं और महासागरीय तली में मैग्नीज प्रगंधकों में धनी है। यानी जो नमक वगैरह है, मैग्नीशियम है, ब्रोमाइन है, वो किस में पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं महासागरीय जल में। एक रोचक तत्व पढ़ लेते हैं। जो हमारा तथ्य है क्या है? रेट होल। रेट होल क्या है? रेट होल खनन। क्या आप जानते हैं कि भारत में अधिकांश खनिज राष्ट्रीयकृत हैं और इनका निष्क्रमण सरकारी अनुमति के पश्चात ही संभव है, किंतु उत्तर पूर्वी भारत के अधिकांश जनजातीय क्षेत्रों में
खनिजों का स्वामित्व व्यक्तित्व व समुदायों को प्राप्त है। मेघालय में कोयला, लौह अयस्क, चूना पत्थर व डोलोमाइट के विशाल निक्षेप पाए जाते हैं। जोबाई की बात करें तो जोबाई व चेरापूंजी में कोयले का खनन परिवार के सदस्य द्वारा एक लंबी संकीर्ण सुरंग के रूप में किया जाता है, जिसे हम रेड होल खनन के नाम से जानते हैं। यानी जब रेड होल खनन कहाँ पाया जाता है, वो जोबाई व चेरापूंजी में पाया जाता है, जो कि ये कोयले के खनन परिवार के सदस्य जो लंबी सुरंग के रूप में प्रयोग करते हैं, उसे हम रेड होल के नाम से जानते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं, जरा ध्यान से सोचिए और बताइए कि खुली खादान, उत्खनन व सेप्ट युक्त भूमिगत खदान के अंतर क्या है। भारत और अच्छे भारत अच्छे और विविध प्रकार के खनिज संसाधनों में सौभाग्यशाली है। यद्यपि इनका वितरण असमान है। मोटे तौर पर प्रायद्वीपीय चट्टानों में कोयले, धात्विक खनिज, अभ्रक व अन्य अधात्विक खनिजों के अधिकांश भंडार संचित हैं। प्रायद्वीप के पश्चिमी और पूर्वी पार्श्वों पर गुजरात और असम की तलछटी चट्टानों में अधिकांश खनिज तेल निक्षेप पाए जाते हैं। अगर देखें हम तो प्रायद्वीपीय शैल क्रम के साथ राजस्थान में अनेक अलोह खनिज पाए जाते हैं। उत्तर भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है। यानी उत्तरी भारत के विस्तृत जलोढ़ मैदान अगर देखें तो आर्थिक महत्व के खनिजों से लगभग विहीन है, और ये विभिन्नताएं खनिजों की रचना में अंतर्ग्रस्त भूगर्भिक संरचना, प्रक्रिया और समय के कारण है। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं लौह खनिज के बारे में। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं लौह खनिज के बारे में। लौह अयस्क आयरन और यानी लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है। यानी जो लौह अयस्क है वो कैसा खनिज है? लौह अयस्क एक आधारभूत खनिज है। यानी लौह अयस्क एक कैसा, एक आधारभूत खनिज है। इसका अगर हम देखें औसत तो ये जो लोहा अयस्क है, जैसे अगर हम झारखंड में देखें तो 12% प्राप्त होता है, गोवा में 17%, छत्तीसगढ़ में 19%, उड़ीसा में 25%, कर्नाटक में 26%। सबसे अधिक जो पाया जाता है वो कर्नाटक में पाया जाता है, उसके बाद उड़ीसा में, उसके बाद छत्तीसगढ़, गोवा, और इसके बाद झारखंड, और अन्य जो अन्य राज्य में आ जाता है वो 1% ही है। सबसे ज़्यादा हमारा कर्नाटक में लोहा अयस्क पाया जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। क्या आप जानते हैं कि कन्नड़ भाषा में, इंपॉर्टेंट है तथ्य, कन्नड़ भाषा में कुदरे शब्द का अर्थ है घोड़ा। यानी कन्नड़ भाषा में कुदरे शब्द का अर्थ क्या होता है? घोड़ा। कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है। बेलाडिला की पहाड़ियाँ वेल की डील से मिलती जुलती हैं, जिसके कारण इसका यह नाम पड़ा है, यानी कुदरे। फिर से समझ लेते हैं, कन्नड़ भाषा में कुदरे शब्द का होता है नाम जो है घोड़ा, और कर्नाटक की जैसे पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो घोड़े के मुख से मिलती जुलती है, और बेलाडिला की पहाड़ियाँ जो है बैल की ढील से मिलती जुलती हैं, जिसके कारण इसका नाम यह पड़ा है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, विकास की रीढ़ है। यानी अगर देखा जाए तो लौह अयस्क जो है आधारभूत एक खनिज है और विकास की रीढ़ भी है। भारत में लौह अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान है। भारत उच्च कोट के लोहा संयुक्त लौह अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का पाया जाता है कहाँ? भारत में। इसमें सर्वश्रेष्ठ चुंबकीय गुण होते हैं जो विद्युत उद्योगों में विशेष रूप से उपयोगी है। अगर हम देखें इसमें हेमेटाइट जो है, हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लौह अयस्क है जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ है, किंतु इसमें लोहांश की मात्रा मैग्नेटाइट की थोड़ी सी अपेक्षा
कम है। यानी अगर देखा जाए तो इसमें लोहांश की मात्रा जो है मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ी सी कम है। इसमें लोहांश 50 से 60% अधिक पाया जाता है। ऐसे यानी अगर देखें तो इसमें जो लोहांश है वो कितना, लगभग 50 से 60% तक पाया जाता है। भारत में लौह अयस्क की पेटियां हैं, यानी भारत में क्या है, लौह अयस्क की पेटियां हैं। देखते हैं उड़ीसा। उड़ीसा झारखंड पेटी। उड़ीसा में उच्च कोट का हेमेटाइट किस्म का लौह अयस्क। अगर पूछा जाए कि हेमेटाइट किस क्या है, तो हेमेटाइट एक लौह अयस्क है, यानी उसकी ही किस्म है लौह अयस्क की, जो कहाँ, उड़ीसा और झारखंड की पेटी में पाया जाता है। हेमेटाइट किस्म का जो लौह अयस्क है मयूरभंज व केंदुरझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। यानी उड़ीसा और झारखंड में हेमेटाइट को निकाला है, जो कि मयूरभंज व केंदुरझर जिलों में बादाम पहाड़ खदानों से निकाला जाता है। अब महत्वपूर्ण पॉइंट चल रहे हैं, सभी लोग देखते रहिए वीडियो को और समझें ध्यान से। इसी से सन्निध झारखंड के सिंहभूम, यानी जो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है जो कि झारखंड में पाया जाता है, और सिंहभूम जिले में गुआ, यानी गुआ गुआ वो गुआ नहीं, ये गुआ है, गुआ तथा नोआमुंडी से हेमेटाइट अयस्क का खनन किया जाता है। यानी झारखंड में कहाँ से निकाला जाता है, सिंहभूम जिले से निकाला जाता है। सिंहभूम जिले में गुआ और नोआमुंडी से। बात करते हैं दुर्ग। दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। यह पेटी जो है कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ राज्यों के अंतर्गत पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेला डेला पहाड़ी है, जो श्रृंखलाओं में अति उत्तम कोट का हेमेटाइट पाया जाता है। कहाँ पे, बेला डेला, जो कि एक बैल के मुंह के समान है। उत्तम कोट का यहाँ हेमेटाइट पाया जाता है, जिसमें इस गुणवत्ता के लौह के 14 जमाव मिलते हैं। इसमें इस्पात बनाने में आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इन खदानों का लौह अयस्क विशाखापट्टनम पत्तन से जापान तथा दक्षिण कोरिया तक भी निर्यात किया जाता है। यानी जो लौह अयस्क का जो है, जो छत्तीसगढ़ से निकाला जाता है, जो कि विला डेला की पहाड़ियों से, तो ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसका जो निर्यात किया जाता है वो विशाखापट्टनम पत्तन से जापान तथा दक्षिण कोरिया को भी निर्यात किया जाता है। अब बात करते हैं बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर, तुमकुर पेटी से। कर्नाटक की इस पेटी में लौह अयस्क की बृहत राशि संचित है। कर्नाटक में पश्चिमी घाट में अवस्थित कुद्रेमुख की खनन खाने जो है 100% निर्यात इकाई है। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। लौह अयस्क कदरम रूप में पाइपलाइन द्वारा मैंगलोर के निकट एक पतन पर भेजा जाता है। यानी जो बेलारूस, चित्रदुर्ग, चिकमगलूर, तुमकुर पेटी जो है, यहाँ से जो क्या है, एक मैंगलोर के निकट एक पतन पर भेजा जाता है, किसके सारे, लौह अयस्क कदर्म रूप में पाइपलाइन द्वारा। आगे हम लोग पढ़ते हैं महाराष्ट्र गोवा पेटी। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ का लोहा हम उत्तम प्रकार का नहीं है, यानी यहाँ का जो लोहा है वो उत्तम प्रकार का नहीं है, तथापि इसका दक्षता से दोहन किया जाता है। मरमागांव पत्तन से इसका निर्यात भी किया जाता है। सबसे अच्छा जो लोहा कहाँ पाया जाता है, छत्तीसगढ़ पेटी में पाया जाता है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ पेटी में। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं इस, अब हमने पढ़ा लोहास के बारे में हमने पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं मैग्नीज के बारे में। इंपॉर्टेंट है। मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। यानी मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के
विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है, यानी इस्पात जो उसका निर्माण किया उसमें मैग्नीज का प्रयोग होता है। और 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, यानी इसका उपयोग किसमें किया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाएं व पेंट बनाने में किया जाता है। सबसे अधिक इसका जो प्रयोग है या प्राप्ति है वो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में देखने को मिलती है, जो कि 33% है। उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटक, फिर अन्य। सबसे अधिक इसको उड़ीसा में मैग्नीज की प्राप्ति होती है। आगे हम लोग देख लेते हैं इसमें जो महत्वपूर्ण खनिज हैं। ये मैप के अनुसार है। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। भारत में उड़ीसा मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वर्ष, यानी अगर पूछा जाए कि मैग्नीज के उत्पादन में, तो भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो उड़ीसा है। वर्ष 2000 और 2001 में देश के कुल उत्पादन का 1/3 भाग यहाँ से प्राप्त होता है, उड़ीसा से मैग्नीज का। जरा ध्यान से सोचिए और बताएं कि भारत में लोहा अयस्क, मैग्नीज, कोयला तथा लोहा इस्पात के वितरण वाले मानचित्रों को अध्यारोपित करें। कोई संबंध देखते हैं। आगे हम लोग पढ़ते हैं अलोह खनिज। अभी तक हमने लोह खनिज पढ़े, अब हम लोग पढ़ते हैं अलोह खनिज, यानी जिसमें लोहे का अंश नहीं होता है। भारत में अलोह खनिज की संचित राशि उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा और सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियर व विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए हम इस तांबा बॉक्साइट का वितरण समझते हैं। तांबा जो है, सबसे पहले हम समझते हैं तांबा। भारत में तांबे के भंडार व उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है। घातवर्धन और ताप सुचालक होने के कारण तांबे का उपयोग मुख्यतः बिजली के तार बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स और रसायन उद्योगों में किया जाता है। ये जो हम लोग देख पा रहे हैं दृश्य, वो मल मलजखंड में तांबा खदान है। मध्य प्रदेश के बालाघाट खदानें देश का लगभग 52% तांबा उत्पादन करती हैं। यानी मध्य प्रदेश के बालाघाट खदानें जो है बालाघाट में, वहाँ से 52% तांबा उत्पन्न करती हैं। झारखंड का सिंहभूम जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। राजस्थान की खेतड़ी खदानें भी तांबे के लिए प्रसिद्ध थीं। यानी अगर हम इसमें देखें तो राजस्थान 42% और मध्य प्रदेश 58%। तांबा जो है सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, उसके बाद राजस्थान में प्राप्त होता है। अब हम लोग पढ़ते हैं बॉक्साइट के बारे में। यद्यपि इनका अयस्कों से एल्युमिनियम पाया जाता है, यद्यपि अनेक अयस्कों में एल्युमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक जो है एल्यूमिना किले जैसे दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त होते हैं। यानी बॉक्साइट से एल्यूमिना प्राप्त होता है। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्युमिनियम सिलिकेटों के समृद्ध विभिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। एल्युमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि यह लौह अयस्क जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का भी और सुचालक भी होता है। इसमें अत्यधिक धातुवर्धकता पाई जाती है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ियों व बिलासपुर कटनी के पठारी प्रदेश में पाए जाते हैं। अगर हम देखें तो बॉक्साइट जो सबसे ज़्यादा उड़ीसा में मिलता है, उसके बाद गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, इसके बाद अन्य। उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, जहां पर वर्ष 2000-2001 देश में 45% बॉक्साइट का उत्पादन हुआ। जहां कोरापुट जिले में पंचप यानी पंचपतमाली
निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है, यानी सबसे ज़्यादा बॉक्साइट हमें कहाँ मिलता है? उड़ीसा में। ऐसे ही उड़ीसा और महाराष्ट्र में मैग्नीज भी मिलता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं एक रोचक तत्व। एल्युमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों पर एल्युमिनियम से बने हुक व बटन पहनता था तथा अपने खास मेहमानों को एल्युमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता तथा आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता। इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस के भिखारियों के पास एल्युमिनियम के बर्तन एक आम बात थी। यानी इस घटना के 30 वर्ष बाद पेरिस में भिखारियों के पास एल्युमिनियम के बर्तन की एक आम बात थी। यानी एल्युमिनियम की खोज जो है, खोज के बाद नेपोलियन तृतीय अपने कपड़ों एल्युमिनियम से बने हो को बटन पहनता था और अपने खास मेहमानों को एल्युमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता था तथा आम मेहमानों को सोने व चांदी में। तो इस प्रकार से जो भिखारी लोग थे उनको एल्युमिनियम के बर्तनों में ही खाना खिलाता था। अब हम बात करते हैं अधात्विक खनिज। अधात्विक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? जैसे अभ्रक। अभ्रक एक ऐसा खनिज है जो प्लेटों अथवा पतरड़ क्रम में पाया जाता है। इसकी 1000 परतें कुछ सेंटीमीटर ऊंचाई से समाहित हो सकती हैं। अभ्रक पारदर्शी काले, हरे, लाल, पीले तथा भूरे रंग का हो सकता है। आगे पढ़ते हैं हम लोग इसी में। इसकी सर्वोच्च परावैद्युत शक्ति ऊर्जा ह्रास का निम्न गुणांक, विंस वाहन के गुण तथा उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधता के कारण अभ्रक विद्युत व इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाले अव्यवहार खनिजों में से एक है। अभ्रक के निक्षेप छोटा नागपुर पठार के उत्तरी पठारी किनारों पर पाए जाते हैं। यानी नागपुर में छोटा नागपुर पठार के उत्तरी किनारों पर पाया जाता। बिहार झारखंड की कोडरमा, गया, हजारीबाग, पेटी अग्रणी उत्पादक हैं। यानी बिहार के कोडरमा, गया, हजारीबाग, पेटी जो है बिहार और झारखंड के अधिक उत्पादक क्षेत्र हैं। राजस्थान के मुख्य अभ्रक उत्पादक क्षेत्र अजमेर के पास है। यानी राजस्थान में जो अभ्रक पाया जाता है वो अजमेर के आसपास। आंध्र प्रदेश में अगर देखें तो वो नेल्लोर अभ्रक पेटी भी देश की महत्वपूर्ण उत्पादक पेटी के रूप में मानी जाती है। आगे हम लोग पढ़ते हैं चट्टानी खनिज के बारे में। चट्टानी खनिज के अंतर्गत आता है जैसे चूना पत्थर। चूना पत्थर कैल्शियम या कैल्शियम कार्बोनाइट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट से बनी चट्टानों में पाया जाता है। यह अधिकांशतः अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। चूना पत्थर सीमेंट उद्योग का एक आधारभूत कच्चा माल होता है और लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। यानी जो चूना पत्थर है वो लौह प्रगलन की भट्टियों के लिए अनिवार्य है। इसका सबसे अधिक जो चूना का प्रयोग उत्पादन होता है या उत्पादक क्षेत्र है वो आंध्र प्रदेश है। उसके बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और तमिलनाडु अन्य ये क्रमशः है। सबसे अधिक कहाँ मिलता है? आंध्र प्रदेश में मिलता है। आगे देखते हैं इसमें खनन के जोखिम के खतरे। क्या आपने कभी खनकों तथा अपने जीवन के सुविधाजनक बनाने के लिए कई प्रयासों में सोचा है कि खनन एक अनेक खनकों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? खदानों में काम करने वाले श्रमिक लगातार धूल व हानिकारक धुएं में सांस लेते हुए फेफड़ों संबंधी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। खदानों की छतों में गिरने वाले सैलाब आने, जल प्लावती होना, कोयले की खदानों में आग लगने आदि खतरे खदान श्रमिकों के लिए स्थायी है। खदान क्षेत्र में खनिज के कारण जल स्रोत संदूषित हो जाते हैं और अपशिष्ट पदार्थों तथा खनिज तरल के मलबे की खत्ता लगने से भूमि व मिट्टी का अपक्षय होता है और सरिताओं तथा नदियों का प्रदूषण बढ़ता है। चलिए आगे पढ़ते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा उसको देखते हैं। अब बात करते हैं खनिजों का संरक्षण किस प्रकार से किया जाए और कैसे हो सकता है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट के साथ स्पीड्स के साथ चलेंगे कि
हम सभी को उद्योग और कृषि की खनिज निक्षेपों और विनिर्मित पदार्थों पर भारी निर्भरता सुप्रेक्षित है। खनन योग्य निक्षेप की कुल राशि असार्थक अंश है, अर्थात भूप्रपटी का 1% जिन खनिजों, संसाधनों और निर्माण व सांद्रण में लाखों वर्ष लगे हैं, हम उनका शीघ्रता से उपभोग कर रहे हैं। खनिज निर्माण की भूगर्भिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि उनका वर्तमान उपभोग की दर से तुलना में अनेक पुनर्भरण की दर अपरिमित थोड़ी से ऊपर है। इसलिए खनिज संसाधन सीमित और अनवीकरण योग्य है। समृद्ध खनिज निक्षेप तथा हमारे देश में अत्यधिक मूल्यवान संपत्ति है। अब हम लोग पढ़ते हैं ऊर्जा संसाधन के बारे में। ऊर्जा सभी क्रियाकलापों के लिए एक आवश्यक है। खाना पकाने में, रोशनी और ताप के लिए, गाड़ियों संचालन तथा अन्य मशीनों के लिए ऊर्जा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा का उत्पादन ईंधन खनिजों जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम तथा विद्युत से किया जाता है। ऊर्जा संसाधनों को परंपरागत तथा गैर परंपरागत साधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी जो ऊर्जा के संसाधन है उन्हें दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, एक परंपरागत और एक गैर परंपरागत। अब बात करते हैं परंपरागत साधनों के अंतर्गत लकड़ी, उपले, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत, दोनों जल विद्युत व ताप विद्युत सम्मिलित हैं। गैर परंपरागत साधनों में सौर, पवन, ज्वारी तथा भूतापीय, बायोगैस तथा परमाणु ऊर्जा शामिल किए जाते हैं। ग्रामीण में भारत में लकड़ी व उपले बहुतायत प्रयोग किए जाते हैं। एक अनुमान के अनुसार ग्रामीण घरों में आवश्यक ऊर्जा का 70% से अधिक इन दोनों साधनों से प्राप्त होता है। किससे? यानी प्राकृतिक गैस से, लकड़ी व उपले से। ऊर्जा का 70% से अधिक इन दो साधनों से प्राप्त हो, लेकिन अब घटते वन क्षेत्र के कारण इनका उपयोग करते रहना कठिन होता है जा रहा है। इसके अतिरिक्त उपलों का उपयोग भी हतोत्साहित किया जा रहा है, क्योंकि इसमें सर्वाधिक मूल्यवान खाद्य का उपभोग होता है, जिसमें कृषि का प्रयोग किया जा सकता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जो हैं, जैसे कोयला, उसके बाद बात करते हैं कोयले का क्षेत्र देख लेते हैं। भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक, यानी भारत में जो कोयला है वो धातु शोधन में उच्च श्रेणी के बिटुमिनस कोयले का प्रयोग किया जाता है, जिसका लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। एंथ्रेसाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला है। यानी कोयले में अगर बात करें तो एंथ्रेसाइट जो है सर्वोत्तम प्रकार का एक कोयला, कठोर कोयला है। अगर देखें तो लिग्नाइट जो है एक निम्न कोट का भूरा कोयला है। लिग्नाइट के प्रमुख भंडार तमिलनाडु के नेवली में मिलते हैं। इसी प्रकार से अगर देखें तो बिटुमिनस जो है, जो गहराई में दबे अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को जो बिटुमिनस कोयला कहा जाता है। लिग्नाइट कहाँ मिलता है सबसे ज्यादा? तमिलनाडु में मिलता है। आगे देखते हैं भारत में कोयला दो प्रमुख भूगर्भिक युगों के सेल में पाया जाता है, जैसे एक गोंडवाना जिसकी आयु 200 लाख वर्ष से अधिक है, और दूसरा टर्शियरी निक्षेप जो लगभग 55 लाख वर्ष पुराने हैं। गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है, जो कि प्रमुख संसाधन दामोदर घाटी, पश्चिम बंगाल तथा झारखंड संसाधन रानीगंज, बोकारो में स्थित है, जो महत्वपूर्ण कोयले के रूप में क्षेत्र जो माने जाते हैं। गोदावरी, महानदी, सोन व वर्धा नदी घाटियों में कोयले के जमाव में पाए जाते हैं। टर्सरी कोयला क्षेत्र उत्तर पूर्वी राज्यों केवल राज्यों मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश व नागालैंड में पाया जाता है। आगे हम इसको पढ़ते हैं पेट्रोलियम के बारे में। भारत में कोयले का पश्चात जो है ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन है पेट्रोलियम। यह खनिज तेल है।
यह ताप व प्रकाश के लिए ईंधन, मशीनों के स्नेक और अनेक विनिर्माण उद्योगों को कच्चा माल प्रदान करता है। तेल शोधनशालाएं जो संश्लेषित वस्त्र, उर्वरक तथा असंख्य रसायन उद्योगों में एक नोडीय बिंदु का काम करती है। कौन? पेट्रोलियम। भारत में अधिकांश पेट्रोलियम की उपस्थिति टर्शियरी युग की सेल संरचनाओं के अपनति व भ्रंश टैप में पाई जाती है। बलन, अपनति तथा घुमतों वाले प्रदेशों में यह वहां पाया जाता है और जहां उद्वलन शीर्ष में तेल टैप होता है। आगे हम पढ़ते हैं पेट्रोलियम सरंध्र और असरंध्र चट्टानों के बीच भ्रंश टैप में पाया जाता है। प्राकृतिक गैस हल्की होने के कारण खनिज तेल के ऊपर पाई जाती है। यानी जो प्राकृतिक गैस है वो कहाँ पाई जाती है? वो खनिज तेल के कारण, यानी हल्की होने के कारण उसके ऊपर पाई जाती है। भारत में कुल पेट्रोलियम का उत्पादन 63% भाग मुंबई हाई से प्राप्त होता है। यानी ज्यादा जो लगभग है 63% कहाँ? मुंबई हाई से। 18% गुजरात से और 16% असम से प्राप्त होता है। मानचित्र में 3 प्रमुख अपतटीय तेल क्षेत्र को चिन्हित करें। अंकुलेश्वर गुजरात का सबसे महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। असम भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य है। यानी असम जो है सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य असम है। डिगबोई, नहरकटिया और मोरन हुगरीजन इस राज्य के महत्वपूर्ण तेल उत्पादक क्षेत्र है। अब बात करते हैं प्राकृतिक गैस की बात। प्राकृतिक गैस एक महत्वपूर्ण स्वच्छ ऊर्जा संसाधन जो पेट्रोलियम के साथ अलग भी पाई जाती है। इसे ऊर्जा के एक साधन के रूप में तथा पेट्रो रसायन उद्योग के औद्योगिक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के कम उत्सर्जन के कारण प्राकृतिक गैस को पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। इसलिए यह कृष्णा गोदावरी नदी बेसिन में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडार पाए जाते हैं। पश्चिमी तट के साथ मुंबई हाई और सन्निहित क्षेत्रों में खम्बात की खाड़ी में पाए जाते हैं। इस प्रकार से आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। आगे पढ़ लेते हैं 1700 किलोमीटर लंबी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर HBJ गैस पाइपलाइन मुंबई हाई और वसीम के पश्चिमी और उत्तरी भारत के उर्वरक, विद्युत और अन्य औद्योगिक क्षेत्र को उसमें जोड़ती है। यानी 1700 किलोमीटर जो लंबी हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर गैस पाइपलाइन है वो इन्हें मुंबई और वसीम को जोड़ती है। ऊर्जा व उर्वरक उद्योग प्राकृतिक गैस के प्रमुख प्रयोक्ता हैं। गाड़ियों में तरल ईंधन का संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी CNG में प्रतिस्थापन देश में लोकप्रिय हो रहा है। यानी प्राकृतिक गैस का प्रमुख प्रयोक्ता है और गाड़ियों में तरल ईंधन का संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG से प्रतिस्थापन देशप्रिय लोग हो रहा है। अब बात करते हैं विद्युत की। आधुनिक विश्व में विद्युत के अनुप्रयोग इतने ज्यादा विस्तृत हो गए हैं कि इसके प्रति व्यक्ति उपभोग को विकास का सूचकांक माना जाता है। विद्युत मुख्यतः 2 प्रकार से उत्पन्न की जाती है। कौन कौन से? प्रवाही जल से जो हाइड्रो टरबाइन जल विद्युत उत्पन्न करता है। यानी 2 प्रकार से, पहला प्रवाही जल से हाइड्रो टरबाइन जल चलाकर जल विद्युत उत्पन्न करना, दूसरा अन्य ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस को जलाने से टरबाइन चलाकर ताप विद्युत पैदा करना। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। तेज बहते जल से जल विद्युत उत्पन्न की जाती है जो कि एक नवीकरण योग्य संसाधन है। भारत में अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जैसे भाखड़ा नागल दामोदर घाटी कॉरपोरेशन कोपली हाइडल परियोजना। यानी भाखड़ा नागल दामोदर घाटी कॉरपोरेशन कोपली हाइडल परियोजना ताप विद्युत कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के प्रयोग से उत्पन्न की जाती है। ताप विद्युत वह गृह अनवीकरण योग्य जीवाश्म ईंधन के विद्युत उत्पन्न करते हैं। भारत में 310 विद्युत गृह हैं। कितने? 310 विद्युत गृह हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के
साधन के बारे में, गैर परंपरागत, अभी तक पढ़े थे परंपरागत। ऊर्जा के बढ़ते उपभोग ने देश को कोयला, तेल तथा गैस जैसे जीवाश्म ईंधनों पर अत्यधिक निर्भर कर दिया है, और गैस व तेल की बढ़ती कीमतों, इनकी संभाव्य कमी में भविष्य में ऊर्जा प्राप्ति को सुरक्षा के प्रति अनिश्चितताएं उत्पन्न कर दी हैं। इसके प्रमुख राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इसके अतिरिक्त जीवाश्मी ईंधनों का प्रयोग गंभीर पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करता है। अतः नवकरणीय योग्य ऊर्जा संसाधन जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा अवशिष्ट पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैविक ऊर्जा तथा ये ऊर्जा गैर परंपरागत साधन कहलाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं, भारत धूप, जल तथा जीवभार साधनों में समृद्ध है। भारत में नवीकरण योग्य ऊर्जा संसाधनों विकास हेतु बृहत कार्यक्रम भी बनाए हैं, जैसे परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा। परमाणु अथवा आणविक ऊर्जा क्या होती है? परमाणु आणविक ऊर्जा संरचना को बदलने से प्राप्त की जाती है। जब ऐसा परिवर्तन किया जाता है तो ऊष्मा के रूप में काफी ऊर्जा विमुक्त होती है, और इसका उपयोग जो है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में किया जाता है। यूरेनियम तथा थोरियम जो कि झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, यानी जो यूरेनियम, थोरियम जो कि झारखंड और राजस्थान की अरावली पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, का प्रयोग परमाणु तथा आणविक ऊर्जा में उत्पादन में किया जाता है। केरल में मिलने वाली मोनोजाइट रेत में भी थोरियम की मात्रा पाई जाती है। कहाँ पे? केरल में। अब बात करते हैं सौर ऊर्जा की। भारत एक उष्णकटिबंधीय देश है। यहाँ सौर ऊर्जा, यानी प्रश्न बनता है कि भारत कैसा देश है, तो एक उष्णकटिबंधीय देश है अगर ऑप्शन में है। यहाँ सौर ऊर्जा के दोहन की असीम संभावना है। फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी द्वारा धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। जैसे हम लोग देख भी पा रहे हैं, सबसे अधिक सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, जो कि एक फोटोवोल्टाइक प्रौद्योगिकी के द्वारा सीधे धूप को सीधे विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। भारत के ग्रामीण तथा सुदूर क्षेत्रों में सौर ऊर्जा तेजी से लोकप्रिय हो रही है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भुज के निकट, यानी भुज जो है गुजरात में पाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भुज के निकट माधापुर में स्थित है। यानी भारत का सौर ऊर्जा का जो सबसे बड़ा है वो भुज के निकट माधापुर में स्थित है, जहां सौर ऊर्जा से दूध के बड़े बर्तनों के कीटाणु मुक्त किया जाता है। यानी जहां सौर ऊर्जा से दूध के बड़े बर्तनों को कीटाणु मुक्त किया जाता है। ऐसी अपेक्षा है कि सौर ऊर्जा के प्रयोग से ग्रामीण घरों में उपलों तथा लकड़ी पर निर्भरता के न्यूनतम किया जा सकेगा। फलस्वरूप यह पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा और कृषि में खाद्य की पर्याप्त आपूर्ति होगी। अब हम बात करते हैं पवन ऊर्जा की। भारत में अब विश्व में पवन महाशक्ति यानी सौर ऊर्जा सबसे ज्यादा गुजरात में भुज के मादापुर में स्थित है। अब हम बात करते हैं पवन ऊर्जा के बारे में। भारत में अब विश्व में पवन महाशक्ति विंड सुपर पावर के नाम से, यानी जो पवन महाशक्ति है का दर्जा प्राप्त है। भारत में पवन ऊर्जा फॉर्म विशाल, यानी फार्म जो है विशालतम पेटी तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुराई तक अवस्थित है। यानी पवन ऊर्जा जो भारत में सबसे ज्यादा कहाँ? तमिलनाडु में नागरकोइल से मदुराई तक अवस्थित है। प्रश्न बनता है कि पवन ऊर्जा का प्रयोग सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलता, तो वो तमिलनाडु के नागरकोइल में मदुराई तक अवस्थित है। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, केरल तथा महाराष्ट्र तथा लक्षद्वीप में भी महत्वपूर्ण पवन ऊर्जा फॉर्म है। नागरकोइल और जैसलमेर देश में पवन ऊर्जा के प्रभावी प्रयोग के लिए जाने जाते हैं। नागरकोइल और जैसलमेर जो स्थान क्षेत्र है इसमें अधिक देखने को मिलता है। अब बात करते हैं बायोगैस की। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियों, कृषि अपशिष्ट, पशुओं और मानव जनित अपशिष्ट को
उपयोग से घरेलू उपभोग हेतु बायोगैस उत्पन्न की जाती है। आप लोग बने रहिए, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बस थोड़ा सा और मुश्किल से 10 मिनट की वीडियो और रहेगी, और बस इसमें आपको पूरा खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से वीडियो मिल जाएगा। इसको आप लोग एक बार में बोरिंग होंगे, हो सकता है आप पूरा वीडियो ना देख पाए, तो आप इसे थोड़े से भाग डिवाइड करके थोड़ा थोड़ा करके पॉइंट टू पॉइंट जरूर देख जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। बायोगैस ग्रामीण इलाकों में बायोगैस उत्पन्न की जाती है। जैविक पदार्थों के अपघटन से गैस उत्पन्न होती है जिसकी तापीय क्षमता मिट्टी के तेल उपलों और चारकोल की अपेक्षा अधिक होती है। इसका सबसे ज्यादा जो हमें देखने को मिलता है, जैसे पशुओं का गोबर का प्रयोग करने वाले संयंत्र ग्रामीण भारत में गोबर गैस प्लांट के नाम से जाने जाते हैं। यह उर्वरक की गुणवत्ता को बढ़ावा देता है और उपलों तथा लकड़ी को जलाने से होने वाले वृक्षों के नुकसान को रोकता है। आगे बात करते हैं ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा क्या होती है? जो ज्वारीय ऊर्जा एक महासागरीय तरंगों के प्रयोग विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। सक्रिय खाड़ी के आर पार बाढ़ द्वार बनाकर बांध बनाया जाता है और उच्च ज्वार में सक्रिय खाड़ी नुमा प्रवेश द्वार से पानी भीतर भर जाता है और द्वार के बंद होने पर बांध में ही रह जाता है और बाढ़ के द्वार बार ज्वार उतरने पर बांध के पानी से को इसी रास्ते पाइप द्वारा समुद्र की तरफ बहाया जाता है, जो इस ऊर्जा उत्पादक टरबाइन की ओर ले जाए। यानी टरबाइन का काम होता है विद्युत बनाना। भारत में कच्छ की खाड़ी में, यानी जो भारत में है महासागरीय जल, जो सबसे ज्यादा कहाँ से मतलब ज्वारीय ऊर्जा का प्रयोग या उत्पादन किया जाता, तो भारत में कच्छ की खाड़ी में ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करने की आदर्श दशाएं उपस्थित हैं। राष्ट्रीय हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन ने यहाँ, यानी जो नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन है, यानी जो विद्युत बनाने का कार्य करती है, यहाँ 900 मेगावाट का ज्वारीय विद्युत ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। कहाँ पर? भारत के कच्छ की खाड़ी में। अब बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा। हम लोग देख पा रहे हैं कितना कृत्रिम रूप से यानी ऊर्जा बनाने के शोधशालाएं स्थापित कर दी गई हैं। तो भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी के आंतरिक भागों से ताप का प्रयोग, यानी भूतापी का मतलब है जो पृथ्वी से जो ताप निकलता है उसकी बात की जा रही है। तो पृथ्वी के आंतरिक भागों से भूताप का प्रयोग कर उत्पन्न की जाने वाली विद्युत को हम लोग किस नाम से जानते हैं? भूतापीय ऊर्जा के नाम से जानते हैं। इसका प्रयोग देखते हैं कहाँ कहाँ ज्यादा मिलता है हम लोगों को। यह पृथ्वी की सतह की ओर उठता है और यह भाप में परिवर्तित हो जाता है। इसी भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने और विद्युत उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। भारत में सैकड़ों गर्म पानी के चश्मे हैं जिनके विद्युत उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है। भूतापीय ऊर्जा के दोहन के लिए भारत में दो प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई हैं। एक हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में स्थित है तथा दूसरी लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। यानी अगर हम भूतापी की अगर देखें परियोजना, तो भारत में दो स्थापित हैं। कहाँ पर? एक हिमाचल प्रदेश में मणिकरण के निकट पार्वती घाटी में और दूसरी है लद्दाख में पूगा घाटी में स्थित है। अब हम बात करते हैं ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण। ये लास्ट है, इसके बाद हमारा लेसन समाप्त हो जाएगा। थोड़ी देर और बने रहिए। तो और वीडियो को पसंद आ रहा हो प्लीज़ लाइक करिए और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए बेल आइकन जरूर कर दबाएं और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जब सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ज़रूर हमारे नोटिफिकेशन, भले ही बेल आइकन के लिए अगर आप प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन भी मिलेगा, अन्यथा आपके सब्सक्राइब चैनल पर जरूर मिलेगा। आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा एक आधारभूत आवश्यकता है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक सेक्टर, कृषि, उद्योग, परिवहन, वाणिज्य और घरेलू आवश्यकताओं पूर्ति के लिए ऊर्जा संसाधन करना अनिवार्य है। वर्तमान में भारत विश्व के अल्पतम ऊर्जा दक्ष देशों में गिना जाता है। हमें ऊर्जा की सीमित संसाधनों की
न्याय संगत उपयोग के लिए सावधानी पूर्वक उपागम अपनाना होगा। अगर देखें एक उदाहरण के रूप में, तो एक जागरूक नागरिक के रूप में हम यातायात के लिए निजी वाहन की अपेक्षा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करके, जब प्रयोग नहीं हो रही तो बिजली बंद करके विद्युत बचत करने वाले उपकरणों के प्रयोग से तथा गैर पारंपरिक ऊर्जा साधनों के प्रयोग से हम अपना छोटा योगदान दे सकते हैं। आखिरकार ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। हम लोग घरों में देखते हैं, किसी किसी घर में बल्ब जलते ही रहते हैं, और जिसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उस बल्ब का प्रयोग खत्म हो चुका तो उसको बंद करके ही अन्य कामों में रहें, उसको जलते हुए मत छोड़ना चाहिए। तो प्लीज़ ऊर्जा की बचत करें, और ऊर्जा की बचत ही हमारी ऊर्जा का उत्पादन है। अब इस लेसन से बनने वाले प्रश्न जो हैं महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप, उनको देख लेते हैं, और बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में कौन सा खनिज अपक्षयित पदार्थ की अपशिष्ट भार को त्यागता है तथा चट्टानों को अपघटन से बनाता है। चट्टानों के अपघटन से बनता है। तो क्या बनता है मेरा चट्टानों की अपघटन से? वो बनता है बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर खा। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? जैसा कि मैंने बताया था, क्या मिलता है सबसे ज़्यादा कोडरमा झारखंड में, झारखंड के कोडरमा में? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? यानी जो कोडरमा में झारखंड के मिलता है, तो वो हमारा मिलता है अब्रक। क्या मिलता है? अब्रक। ऑप्शन नंबर खा राइट है। निम्नलिखित चट्टानों में से किस चट्टान में इस तरह के खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? चट्टानों में से किस चट्टान के स्तरों में खनिजों का निक्षेपण और संचयन होता है? तो वो हमारी है कायांतरित चट्टान है, यानी ऑप्शन नंबर खा। मोनोजाइट रेत में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? मोनोजाइट रेत। तो मोनोजाइट जो रेत होता है उसमें यूरेनियम पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर खा राइट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए इस वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।